अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो का मतलब तो समझते होंगे, यानी एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे फोकस कीजिएगा। एक खास फ्रीक्वेंसी, जब मेटल सरफेस पे एक खास फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज ने, और तकरीबन मेरा ख्याल है 1887 में इसने डिस्कवर किया था। ये है जनाब कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट। कलर फिल्टर का मतलब है कि हम बाकी तमाम कलर को रोक देते हैं, एक सिंगल कलर को अलाउ करते हैं। वो सिंगल कलर जब यहाँ पर इंसिडेंट होता है तो यहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को एनोड कैप्चर करता है, क्योंकि एनोड के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, और ये एम्पेयर मीटर बताता है करंट, और ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये बताता है कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कैथोड पे भी और एनोड पे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या क्या पता चलता है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, इस बारे में हम अभी जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले है क्या? यानी फोटो की मदद से, यानी ये क्या आ रहे हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाता है किसी मेटल सरफेस से। अगर ये लाइट बंद कर दी जाए, लाइट फॉल करवाना बंद कर दी जाए, तो ये एमीटर बताएगा कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि करंट इज ड्यू टू लाइट, इसलिए इस करंट को कहते हैं फोटो करंट, और इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये एम्पेयर मीटर है जिससे हमें पता चलेगा करंट कितना फ्लो कर रहा है। व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट हियर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं हम चाहते क्या है यहाँ पर? हमारा मकसद क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना? पहली बात तो यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस फॉर्मूले को साबित करता है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और दूसरा साबित करता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है। ये तो इसके रिजल्ट्स हैं, और इसके अलावा हम क्या जानना चाहते हैं? यहां से एक चीज और हम पढ़ेंगे कि एनर्जी का ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी के बारे में समझा जाता था कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में पता चला कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पार्टिकल इन नेचर। अब इसको हम समझते हैं, और हम यहाँ और क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि जब फोटॉन आया, फोटॉन आके इंसिडेंट हुआ किसके ऊपर? कैथोड सरफेस के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, एमिट हुए। हम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। पहला काम मैं क्या करने जा रहा हूं? वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आई? फोटॉन से। अब हम क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? पहला तरीकाकार ये है कि रिवर्स द टर्मिनल्स। आप पिछले चेक करें डायग्राम में, नेगेटिव कैथोड के साथ लगा हुआ है और पॉजिटिव एनोड के साथ। अब हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की। इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिंपल सा तरीका लगाते हैं कि रिवर्स द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जो बैटरी वोल्टेज है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पॉजिटिव चला गया कहां पर? कैथोड के साथ। अब ये कैथोड के साथ जब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, कैथोड के साथ नेगेटिव ही होता है, लेकिन हमने क्यों किया?
हमने इस पॉजिटिव को कैथोड के साथ कनेक्ट करके उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने से रोकना है। निकाल कौन रहा है उनको? कौन? फोटॉन। और रोक कौन रहा है? बैटरी। ओके, अगर हम इस वोल्टेज की वैल्यू को मेजर कर लें, हमें पता हो कि ये वाला वोल्टेज है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने से स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, तो इसका मतलब है अगर हमें इस एनर्जी का पता हो कि बैटरी कितनी एनर्जी से उन इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही है, वही मेजरमेंट अगर हमें मिल जाए कि बैटरी कितनी एनर्जी से उनको रोक रही है, वही एनर्जी किसकी होगी? मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे अपने इस हाथ से मैं एक डिवाइस लगा दी है और इस हाथ से मैं जो एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं इसका मुझे पता है, तो इस हाथ से मैं इस पॉइंटर को खींच रहा हूं लेकिन ये हाथ रोक रहा है। अब इसने इस हाथ के साथ डिवाइस लगी हुई है जो ये बता रही है कि ये कितनी एनर्जी से रोक रहा है, तो जितनी एनर्जी से ये रोक रहा है इसको निकलने से, इनकी भी एनर्जी वही होगी ना, क्योंकि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग एनर्जी। वी नॉट स्टॉपिंग वोल्टेज है, वी नॉट स्टॉपिंग वोल्टेज, और वी नॉट ई इज स्टॉपिंग एनर्जी। स्टॉपिंग एनर्जी ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज बना दिया है तो कोई मसला नहीं है। स्टॉपिंग एनर्जी का मतलब है द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितनी एनर्जी इसने लगानी है वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की। यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हो 2mv ओवर 2ve ओवर m, 2ve ओवर m। अगर आप यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो v नॉट e ओवर m इंटू 2। तो अगर आपको वोल्टेज गिवन हो, चार्ज भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, मैस भी पता है आपको, जस्ट वोल्टेज गिवन हो यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। सो द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, एनोड को नेगेटिव किया, कैथोड को पॉजिटिव किया, at which photoelectric current becomes zero is called stopping potential or cut off potential. It is denoted by V naught. अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम, ये कैथोड है और ये एनोड, इसके ऊपर अगर हम इस तरह से रेडिएशन एमिट करवा रहे हैं, फोटॉन्स को इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं, सपोज ये जो आने वाले फोटॉन है इनकी इंटेंसिटी है I, और इसके बाद एक और कलर है, चलें ये कैथोड है और इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी है I2। सपोज ये वाले फोटॉन हैं 10 मिलियन और ये वाले फोटॉन्स हैं 20 मिलियन, हैं दोनों रेड कलर के, यानी ये कैथोड है और ये नोड यहां पर बनाता हूं, ये भी रेड कलर है, फोटॉन्स कितने हैं 10 मिलियन, और इस तरह से ये भी फोटॉन्स रेड कलर के हैं और इसके फोटॉन्स की तादाद है 20 मिलियन। अब आपको यहां से आइडिया हो रहा है कि इंटेंसिटी इसकी डबल है इससे, लेकिन दोनों का कलर सेम है, कलर सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी, यानी सेम फ्रीक्वेंसी के हमने फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए। क्या फर्क था दोनों में? एक की तादाद कम है, एक की तादाद ज्यादा, एक इंटेंसिटी कम है, दूसरे की इंटेंसिटी ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब ये इंसिडेंट करवाए I1 यहां है, I2 यहां है, यानी दोनों की वजह से जो स्टॉपिंग वोल्टेज था वो सेम है, यानी इंसिडेंट फोटॉन्स I1 और I2, यानी ये 10 मिलियन है और ये कितने 20 मिलियन, तो दोनों तरह के फोटॉन, यानी ये तादाद में कम है, ये तादाद में ज्यादा है, I2 इंटेंसिटी ज्यादा I1 से, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है। इसका मतलब है कि फोटॉन की तादाद बढ़ाने के बावजूद निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन
नहीं है। ठीक हो गया। यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्टॉपिंग वोल्टेज पे। तो जब स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है, यानी बैटरी को ज्यादा वोल्टेज लगाना नहीं पड़ा रोकने के लिए। कौन रोकता है उनको? बैटरी। जैसे अभी यहां पर आपके सामने है, ये वाली बैटरी को रिवर्स टर्मिनल करने का क्या मकसद था? कि इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करे निकलने से। तो स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा, स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है। क्या कॉन्सिक्वेंस है? इसका मतलब यह है कि चाहे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ 1 मिलियन से 2 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, जितने मर्जी फोटॉन बढ़ाते जाओ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, करंट जरूर बढ़ेगा। अब इसका जवाब सुनिए, इसकी रीजन क्या है? 10 मिलियन फोटॉन थे, उन्होंने 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाए। उन्होंने अपनी एनर्जी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन को सपोज उन्होंने अपनी एनर्जी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की। अगर हमने नंबर ऑफ फोटॉन डबल किए, तो फोटॉन अगर डबल हो गए तो उन्होंने डबल इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। अगर इंसिडेंट फोटॉन ज्यादा करेंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि यानी इसी का जो दूसरा पार्ट है, इसमें हमें एक और एक्सपेरिमेंट है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज अब हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने इंटेंसिटी को बदला था, अब हम फ्रीक्वेंसी बदल के देखते हैं। यानी ये कैथोड, ये एनोड, और ये क्या है? रेड कलर। ये रेड कलर है, और इस तरह से यहां पर कुछ और फोटॉन्स हम इंसिडेंट करवाते हैं। ये है जनाब ब्लू कलर के। अब आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और ये ब्लू कलर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है F2। अब फ्रीक्वेंसी F2 इज ग्रेटर देन F1। अब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, लेकिन एक चीज हमने सेम रखनी है। अगर ये 10 मिलियन है तो ये भी 10 मिलियन है, यानी दोनों की इंटेंसिटी को रखा सेम। अब ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन जब चेक की तो इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2, इंटेंसिटी सेम है, लेकिन जो स्टॉपिंग वोल्टेज था वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा था एज कंपेयर टू रेड कलर। रेड कलर का स्टॉपिंग वोल्टेज ये है, और F2 है ये, F1 ये है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, मसलन ब्लू कलर की जब लाइट फॉल करवाई, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ा। जबकि जब हमने रेड कलर इंसिडेंट करवाया और रेड कलर की एनर्जी कम थी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे उनको रोकना आसान था। इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा जितना ज्यादा फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आइंस्टाइन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ये कहता है कि ये इंसिडेंट फोटॉन था, सपोज इसके पास एनर्जी थी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज 10, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, सपोज चलें हम लिख देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन के पास थी। अब जब ये फोटॉन आया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कहां कहां यूटिलाइज करता है? इंसिडेंट ने फोटॉन ने अपनी एनर्जी दी, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, आजाद करवाने में, मेटल से अलग करने में लग गया, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यूं समझ लें कि इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां लगी? इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने में। यू नो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो लास्ट शेल से भी तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सपोज इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से अलग करने के लिए उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल थी, जो उसकी रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल थी, वहां पर कुछ ना कुछ इसका पोर्शन खर्च हुआ, बाकी कहां जाएगा? 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में चला जाएगा। तो आइंस्टाइन ने सिर्फ इतनी यही बात एक्सप्लेन की तो उसको नोबेल प्राइज मिला था। अब इसको फार्मूला कैसे बनाएंगे? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है HF, यानी फोटोन का फार्मूला HF होता है, और वर्क फंक्शन को लिखते हैं फाई और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला बन गया। तो एक बार फिर सुनिए, सपोज आने वाले फोटोन के पास एनर्जी थी 10 में से कुछ हिस्सा जैसे 0.2 कहां पे लगा? आयोनाइजेशन एनर्जी की शक्ल में, यानी इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से, उसके वैलेंस शेल से अलग करने में, और उसके बाद बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिल गई। ठीक है ना? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है फार्मूला। और HF इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को अगर आप एक साइड पे ले आए तो HF माइनस 5। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो ही इतनी कम कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो, नहीं समझे आप, यू समझाता हूं कि आने वाले फोटोन के पास एनर्जी थी 10 में से 0.2 कहां लगी? मैं बता चुका हूं। अगर इंसिडेंट फोटोन आता है और फोटोन है ही बेचारा कमजोर, उसके पास एनर्जी है ही 0.2, सिर्फ इतनी है, तो 0.2 कहां पर इस्तेमाल करेगा? इलेक्ट्रॉन को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी उसको। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन का मतलब है टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल से आजाद करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर आने वाले फोटोन के पास एनर्जी सिर्फ इतनी है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाए, आजादी दिलाए, लेकिन उसके बाद वाला काम वो नहीं कर सकता, तो तब कहते हैं अगर ये वर्क फंक्शन के बराबर है तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं ना होगी, सारी बात है, सारी की सारी एनर्जी वहां चलेगी। तो फिर F को हम F0 लिखते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है phi is equal to HF0. So remember HF0 is the work function which can be calculated by this formula. और इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे यानी ये ऐसे हो जाएगा HF is equal to HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आप काइनेटिक एनर्जी इधर से यूं करें HF माइनस HF0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला होता है V0E, तो इससे ये रिलेशन भी आ जाएगा। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, F0 इज द फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी थ्रेशोल्ड का वर्ड क्या कहता है? क्या हर फोटोन, हर आने वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन को आजाद कर सकता है या हर आने वाला फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है? नहीं। सादा सी एग्जांपल है, यहां पर मैंने मिसाल दी है कि इंसिडेंट फोटोन के पास अगर इतनी एनर्जी है उसमें से ये यहाँ कहां पर जाएगी? इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के लिए, बाकी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। लेकिन अगर इंसिडेंट फोटोन की अपनी एनर्जी 0.1 है, वो तो इलेक्ट्रॉन को आजाद ही नहीं कर सकता, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए इंसिडेंट फोटोन के पास एक खास कम अज कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। वो खास कम अज कम एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन। और अगर फ्रीक्वेंसी का लफ्ज बोलेंगे तो उसके पास एक खास कम अज कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर वो कम अज कम फ्रीक्वेंसी कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ फोटोन आएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आजाद तो कर लेगा लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकेगा। हर फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा सकती, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो ये देखिए जरा, F0 इज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी,
अगर थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी है तो नो काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं स्लोप, तो बेटा स्लोप ग्राफ की क्या होती है, परपेंडिकुलर क्वांटिटी ओवर हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। परपेंडिकुलर एनर्जी है, हॉरिजॉन्टल एफ है, तो इससे क्या मिला, प्लैंक कांस्टेंट। सवाल आ सकता है द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ गिव्स प्लैंक कांस्टेंट। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास जरूरी नहीं होता हर इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, उनके पास कम एनर्जी भी पॉसिबल है। आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑन दिस फिनोमेना 1921। इसने इसको ऑब्जर्व किया, एक्सप्लेन किया, इसकी बेस पे इसको नोबेल प्राइज मिला। इसका ये दूसरा नोबेल प्राइज है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, और रिजल्ट्स क्या है इसके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। मसलन इलेक्ट्रॉन हर सरफेस से, जैसे आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉन पहला रिमूव करना आसान है, सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, इसी तरह से सोडियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पॉसिबल है, आसान है, लेकिन हर मेटल का इलेक्ट्रॉन अलग करवाना, हर मेटल की आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंट है, इसलिए हर किसी एक में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसलिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी हर मेटल के लिहाज से, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी एनर्जी इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे। देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं लफ्ज लिखूं देयर इज मिनिमम एनर्जी, सवाल पे गौर करना, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बजाय लफ्ज बोल दूं एनर्जी, देयर इज मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन। जब एनर्जी का लफ्ज बोलेंगे तो एनर्जी आएगी एंड पे भी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली। सर्टन अल्कली मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन विद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की मदद से भी। लेकिन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब आप समझ तो गए होंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान नहीं है, इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि इनके इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान है। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है इनके बारे में और एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में। इस लेक्चर को आप एक बार सुनेंगे आपको समझ आएगी, लेकिन दूसरी बार सुनेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।